हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम MHI 109 के पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 2018 से लेकर के 2025 तक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबाल्टर्न अध्ययन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं क्योंकि यहाँ पर एक पीवाई की सीरीज चला रखी है जो कि जून के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियो हो सकेगी मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी दिसंबर एग्जाम के लिए सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी दिसंबर तक। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी पीवाई क्यूज मैं डिस्कस कर रही हूँ आप उन्हें पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ों में डाउट है या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में सबाल्टर्न अध्ययन के दृष्टिकोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबाल्टर्न अध्ययन, इसका उदय 1980 के दशक में हुआ था। ये आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की एक नई प्रवृत्ति है, यानी कि नया ट्रेंड आया है। इसका उद्देश्य इतिहास में जो भी उपेक्षित वर्ग हैं, यानी कि जो पिछड़े वर्ग कह सकते हैं हम उन्हें, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, इनकी भूमिका को भी सामने लाया गया था। इसकी मुख्य विशेषता ये रही है कि जो राष्ट्रवादी हैं और जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन है, ये दोनों की आलोचना करते हैं। सबाल्टर्न अध्ययन वाले इतिहास को केवल अभिजात वर्ग का इतिहास मानने का विरोध करते हैं और जो सामान्य जनता है की राजनीतिक चेतना और संघर्षों पर बल दिया। यूँ कह रहे हैं कि ये मतलब कि जो भी संघर्ष इतिहास में रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि अभिजात वर्ग ही शामिल हो या बड़े लोग ही शामिल हो, उसमें आम जनता भी शामिल रही है, उन्होंने भी संघर्ष किए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है रणजीत गुहा का दृष्टिकोण। रणजीत गुहा ने भारतीय राष्ट्रवाद के पुराने इतिहास लेखन से अलग दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो इतिहास है केवल अभिजात वर्ग की राजनीति तक सीमित नहीं है। पहले के इतिहासकार ने जनता की भूमिका को कम महत्व दिया है। इतिहास लेखन की तीन मुख्य प्रवृत्तियां कह सकते हैं, ट्रेंड कह सकते हैं। जैसे कि पहला तो औपनिवेशिक प्रवृत्ति है, दूसरा राष्ट्रवादी, तीसरा मार्क्सवादी। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके भी हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक इसमें से। तो औपनिवेशिक वाले में अंग्रेज शासन को सभ्यता लाने वाला बताया गया था और भारतीयों को पिछड़ा और अयोग्य दिखाया गया था। राष्ट्रवादी मानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया माना है और कांग्रेस और जो भी नेताएं हैं उनकी भूमिका पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। और मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि वर्ग संघर्ष और जो समाजवादी परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। जनता के संघर्ष को आर्थिक दृष्टि से समझा गया है। और सबाल्टर्न जो यानी कि जो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण है, रणजीत गुहा ने कहा है कि जनता की अपनी स्वतंत्र राजनीति होती है। किसान, आदिवासी और जो निम्न वर्ग केवल नेताओं के पीछे चलने वाले नहीं थे। उनके आंदोलन खुद खुद ही उन्होंने एक आंदोलन चलाए हैं और इंडिपेंडेंट लड़े हैं। ठीक है, रणजीत गुहा अपने लेख द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी में लिखते हैं कि भारत के जो मौजूदा किसान हैं और आदिवासी वर्ग पर जो भी इतिहास लिखा गया है उसकी आलोचना करते हैं। और वह किसानों के विद्रोह को एकदम शुद्ध रूप से वो कहते हैं ये स्वचालित थे और बिना किसी मतलब कि लड़खड़ाए बिना उन्होंने ये संघर्ष किए हैं और उन्होंने संघर्ष में हिस्सा लिया है। तो वो पिछले जो पास्ट में जो भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने किसानों के विद्रोह या संघर्ष को मान्यता ज़्यादा नहीं दी है, बट जो गुहा है इनको इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चार विशेषताएं भी बता रखी हैं। पहला पॉइंट आता है पारंपरिक संबंध पर आधारित, उसमें जाति, बिरादरी, आदिवासी एकता, स्थानीय संबंध महत्वपूर्ण थे। दूसरा आता है जनता की गोलबंदी तेज होती थी। इसमें जो जहाँ पर जो कुलीन गोलबंदियाँ ऊर्ध्वाधर होती थी, यानी कि जो वर्टिकल होती थी और जो जनता की होती थी हॉरिजॉन्टल टाइप में। तो मतलब कि जनता जो थी संगठित हो जाती थी जल्दी। ठीक है, अभिजात वर्ग की तुलना में। और तीसरा था निम्न वर्गीय गोलबंदी अधिक स्वाभाविक थी। जनता का आंदोलन खुद ही उभरता था। ठीक है, वो किसी जैसे कि मान लो उनका अत्याचार बढ़ गया है तो वो खुद ही अपना आंदोलन को उठा लेते थे। ठीक है, तीसरा था चौथा था कि कुलीन गोलबंदी अधिक सावधान और नियंत्रित होती थी। इसका मतलब ये है कि जो एलीट वर्ग जो था वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक आंदोलन करते थे। और जो तीसरे में बता रखा है कि जो निम्न वर्ग थे वो एकदम पूरी तरीके से वो नहीं था कि देख ये हिंसक हो जाता था, क्योंकि वो जो आम जो जनता वाला विद्रोह होता था। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या करते थे, सावधानी से आंदोलन को चला देते। ठीक है, उसको लीड करते थे। लेकिन जो निम्न वर्गीय थे वो अपने आप ही हिंसक हो जाते थे या फिर अधिक स्फूर्त होते थे, यानी कि उनमें एकदम एनर्जी होती थी, वो बिना किसी प्लानिंग के ही सब चल देते थे। जैसे कि आपको 1857 का विद्रोह भी याद होगा। अब इसमें सबाल्टर्न इतिहासकार जो थे कांग्रेस
राष्ट्रवाद और भारतीय राज्य से प्रभावित इतिहास लेखन के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जनता की गोलबंदी केवल अधिक संकट या ऊपरी नेतृत्व का परिणाम नहीं थी, निम्न वर्गीय राजनीति का अपना स्वतंत्र क्षेत्र था। यानी कि वो कहते हैं कि जो जनता इकट्ठा हुई है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक संकट के कारण या फिर कोई लीडरशिप उन्हें मिल गई है इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने खुद से भी आंदोलन चलाए हैं और निम्न वर्गीय राजनीति की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं। पहला है कि जो अभिजात तक जनता की राजनीति कुलीन वर्ग से स्वतंत्र थी। तो पहला है कि जनता जो कुलीन वर्ग था उनका तो चलो चल रहा है, ठीक है, बट साइड बाय साइड जनता भी अपना आंदोलन चलाने में सक्षम हो रखी थी। मतलब कि उन्हें ऐसा नहीं था कि वो जो लीडरशिप है बड़े लोगों की उन्हीं के साथ पास जाए और आंदोलन करें। वो खुद अपना आंदोलन स्वतंत्र रूप से चलाते थे। यह लगातार प्रतिरोध और विद्रोह से प्रभावित होते रहते थे, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र और आत्मसर्जक शक्ति। जनता के आंदोलन में स्वाभाविक ऊर्जा और आत्मनिर्भरता थी। यानी कि वो किसी पर डिपेंड नहीं थे कि आंदोलन चलाने के लिए, और उनमें इतनी एनर्जी थी उसके सिस्टम के खिलाफ लड़ने की। तो वो इकट्ठा होकर के बिल्कुल संघर्ष करते थे। किसी बड़े करिश्माई नेता को ही आंदोलन का कारण नहीं माना गया। तो ये वाले जो सबाल्टर्न अध्ययन वाले कहते हैं कि किसी बड़े नेता को ये नहीं है कि बड़े नेता ने संघर्ष करा है या अभिजात वर्ग ने संघर्ष करा है। उसके साइड बाय साइड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, जिन्होंने संघर्ष करा है, उनको भी शामिल करना चाहिए। तीसरा है सामान्य जनता की भागीदारी को भी उन्होंने दिखाया है, जैसे कि आदिवासी, किसान, मजदूर, दस्तकार, गरीब वर्ग इसमें शामिल थे, और मध्यम भूमिका जो थी वो सीमित मानी गई है। अब दूसरे विचारक आते हैं ज्ञानेंद्र पांडे। पहले हमने पढ़ा रणजीत गुहा, ठीक है। अब ज्ञानेंद्र पांडे का विचार है, उन्होंने पीजेंट रिवॉल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक है, अवध का किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से पहले शुरू हुआ। तो वो कहते हैं कि किसानों का आंदोलन जो था, जब असहयोग आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ही यहाँ पे ये आंदोलन चालू हो गया था। किसान आंदोलन कांग्रेस से पूरी तरह स्वतंत्र है, यानी कि उस टाइम पे किसानों का कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था किसानों पर। किसानों की समझ कांग्रेस नेताओं से अधिक स्पष्ट थी, साफ थी, क्लियर थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं। चाहे कांग्रेस मजबूत थी, वही किसान संघर्ष कमजोर था, ठीक। नेक्स्ट है डेविड हार्डीमैन। उन्होंने अपने कई सारे लेखों में निम्न वर्ग के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि चाहे दक्षिण गुजरात का आदिवासी उभार हो, या फिर पूर्वी गुजरात का भील आंदोलन हो, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खेतिहर मजदूरों का क्रांति हो, ठीक है, सब में कुलीनों के विरोध में जो निम्न वर्ग की स्वतंत्र राजनीति के हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर शहीद आमीन का भी अपने विचार हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी एंड महात्मा, उनका एक लेख है, उसमें गांधी के बारे में एक लोकप्रिय धारणा का भी बारे में बताया है कि गांधी की को लोकप्रिय छवि और वास्तविक राजनीति में अंतर बताया। जनता गांधी को चमत्कारी शक्ति वाले महात्मा के रूप में देखती थी, और गांधी के संदेशों को जनता अपने तरीके से ही समझती थी। यानी कि वो गांधी जी ये कहते थे कि उनका अच्छा आदमी बनना चाहिए, शराब जुआ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हिंसा छोड़ देनी चाहिए, चरखा काटना, ये सारी चीज़ें गांधी जी के उसमें थे। मतलब गांधी जी इन चीज़ों की बात करते थे, और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की भी बात करते थे, ठीक है। तो महात्मा की जो गांधी जी की जो भी बातें हैं ना, वो लोगों ने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से लागू करी, ठीक है। इसी तरह से कहीं हिंसा भी हो जाती थी, और कहीं चोरा चोरी जो घटनाएं थी वो भी देखी जा सकती थी, ठीक है। तो जो चोरा-चोरी घटना थी 1922 में हुई थी, ये जब पुलिस का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था तो जनता में गुस्सा फैल गया था, लोगों ने थाने चला दिए थे। और ये घटना हमें ये दिखाती है कि जनता की जो राजनीति है, कई बार कांग्रेस जो नेतृत्व से बिल्कुल अलग दिशा में ही चली जाती थी, क्योंकि कांग्रेस के जो ज़्यादातर लीडर जो थे, हिंसा के समर्थन में, महात्मा गांधी हिंसा के समर्थन में नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने हिंसा को अपनाया था। जो ये किसान वर्ग है, ठीक है, या फिर मजदूर वर्ग है, ठीक है। तो गुजरात के भील आंदोलन, अवध के खेतिहर मजदूर आंदोलन में निम्न वर्ग की स्वतंत्र राजनीति दिखाई देती है। इन आंदोलनों में कुलीन वर्ग के विरुद्ध जनता का अलग संघर्ष था। जनता केवल नेताओं के निर्देशों पर निर्भर नहीं थी। नेक्स्ट विचारक है सुमित सरकार। उन्होंने द कांग्रेस एंड नेचर ऑफ सबाल्टर्न मिलिटेंसी में कहा था कि बंगाल का असहयोग आंदोलन ऐसा था कि जिसमें जनता कई बार नेताओं से आगे निकल गई। लोग प्रचलित पहल ने नेताओं को
आंदोलन रोकने की चेतावनी भी दी। जनता की राजनीति कुलीन राजनीति से अलग थी। कुलीन राजनीति की क्या विशेषताएं थी? यहाँ पर उच्च जाति और शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था, और जो ये शिक्षित या कुलीन राजनेता थे बंगाल में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ज्यादातर ऊंची जाति के शिक्षित पेशेवर समूह से आए हुए थे, जिनका जुड़ाव जो था जमींदारी या बटाईदारी की मध्यस्थता से था। यानी कि ये जमींदार और बटाईदार के बीच में मध्यस्थता का काम भी करते थे, ठीक है। और इसमें उच्च जाति और शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था, जमींदारों और पेशेवरों का समूह का प्रभाव, नेतृत्व नियंत्रित और योजनाबद्ध था। निम्न ये किसकी विशेषता है सारी? ये कुलीन राजनीति की विशेषता है। अगर निम्न राजनीति की विशेषता देखें तो वो स्वतः स्फूर्त और संघर्षशीलता, सामूहिक सहभागिता पर आधारित था, विद्रोह और प्रतिरोध इसकी मुख्य पहचान थे, ठीक है। तो ये इनमें दोनों में अंतर देख सकते हैं। तो सबाल्टर्न इतिहासकारों का उद्देश्य में ये था कि इतिहास में निम्न वर्ग की चेतना और भूमिका को स्थापित करना, किसान, मजदूर, आदिवासी, गरीब वर्ग की आवाज़ को महत्व देना, और यह दिखाना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल कांग्रेस नेतृत्व तक ही सीमित नहीं थे। औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विचारधारा की उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि जो भी सबाल्टर्न इतिहासकारों ने कहा कि औपनिवेशिक विचारधारा जनता को कमजोर और निष्क्रिय दिखाती थी। राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस और पूंजीवादी नेतृत्व को अधिक जो महत्व देते थे, और दोनों ही निम्न वर्ग की स्वतंत्र राजनीति को समझने में असफल रहे। कौन कौन? दोनों, औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी, ठीक है। इसलिए ये उसके आलोचक रहे हैं सबाल्टर्न वाले। और बाद के समय में सबाल्टर्न स्टडीज पर उत्तर आधुनिक विचारों का प्रभाव भी पड़ा। जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि निम्न वर्गीय इतिहासकारों ने इतिहास में जनता की आवाज़ और भूमिका को महत्व दिया। उनका उद्देश्य केवल अभिजात वर्ग नहीं बल्कि किसान, मजदूर और सामान्य जनता की भूमिका को सामने लाना था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखनों की भी इन्होंने आलोचना करी है सबाल्टर्न वालों ने। तो निम्न वर्गीय इतिहासकारों ने कहा कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जनता की स्वतंत्र राजनीतिक चेतना को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद को केवल अभिजात नेताओं के नेतृत्व का परिणाम मानना गलत है, कि केवल और केवल जो राष्ट्रवाद है वो केवल केवल अभिजात नेताओं के लीडरशिप में नहीं आया है, और भी इसके जो निम्न वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। एक है गायत्री स्पिवाक, उनका योगदान रहा है। गायत्री जो है चक्रवर्ती स्पिवाक, पूरा नाम इनका ये है। उन्होंने निम्न वर्ग के अध्ययन के सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा की है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या निम्न वर्गीय वर्ग वास्तव में अपनी आवाज़ स्वयं प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम निम्न वर्गीय परिभाषा की बात करें तो पहले निम्न वर्ग से आशय ये था कि समाज के जो शोषित और दबे कुचले वर्ग थे उनको ही निम्न वर्ग बोला जाता था, लेकिन बाद में जब उपनिवेशवाद, आधुनिकतावाद और ज्ञान व्यवस्था से जो भी प्रभावित समूह थे उनको भी इसमें शामिल किया जाने लगा था। और कई सारी जो पुस्तकें हैं उसमें भी उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और निम्न वर्गीय चेतना के अध्ययन को आगे बढ़ाने में मदद करी थी। तो ओवरऑल इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रवाद केवल अभिजात वर्ग की परियोजना नहीं थी, यानी केवल अभिजात वर्ग के संपर्क से ही राष्ट्रवाद पैदा नहीं हुआ था। निम्न वर्गीय वर्गों की अपनी स्वतंत्र राजनीतिक चेतना और भूमिका भी थी। इतिहास लेखन में जनता के अनुभवों और संघर्षों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? ओवरऑल सबाल्टर्न अध्ययन वाले भी कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है कवर हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये PYQ है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए हैं। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।